हाँ तो बच्चों, आज हम लोग अपना नया लेक्चर शुरू करेंगे। लेक्चर 3 एसी थ्योरी के ऊपर। पिछले लेक्चर में मैं टाइम पीरियड के बारे में बता रहा था, तो कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो इसके पहले, टाइम पीरियड के पहले हम लोग एक चीज़ डिस्कस करना भूल गए थे, वो था साइकिल। ठीक है, साइकिल किसे, इसके बाद ये आज हमारा लेक्चर 3 है। ठीक है, तो साइकिल किसे कहते हैं? साइकिल कहते हैं कि एक कंप्लीट सेट पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज की। जैसे कि साइकिल की डेफिनेशन होती है, एनी कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यानी कि जैसे कि ये हमारा साइनसॉइडल वेव है, हम लोग जैसे इसे जानते हैं कि ये एक साइनसॉइडल वेव है। ठीक है, इसी तरह से हमारा बढ़ता रहता है। एक कंप्लीट सेट पॉजिटिव और निगेटिव, मानिए ये टाइम t है और ये टाइम 2t है। इस एक कंप्लीट सेट को हम लोग एक साइकिल कहते हैं, यानी 0 से t तक का कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। देखो, ये वैल्यू जैसे 0 से शुरू हो रही है और टाइम t के बाद फिर वो वैसा ही वेव बनने लग रहा है जैसे 0 पे है। जैसा 0 पे ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो रहा है, टाइम t के बाद ये फिर से पॉजिटिव होने लग रहा है। तो ये एक तरह से फिर से रिपीटेशन हो रहा है। और यहाँ पे 2t, ये 2t यहाँ नहीं होगा, 2t इधर होगा, ये चीज इधर। तो टाइम 0 से t पे जिस तरह के वेव है, फिर से बनाना पड़ेगा। जैसे कि एक वेव, हमारा एक वेव फॉर्म है, ये एक साइनसॉइडल है, ये टाइम 0 है, ये टाइम t है और ये टाइम 2t है। देखो, ये पॉजिटिव पोर्शन है, पॉजिटिव वेव फॉर्म है, और ये नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है और फिर ये नेगेटिव है। तो एक कंप्लीट सेट 0 से t तक पॉजिटिव और नेगेटिव का, इसी को हम लोग कहते हैं एक साइकिल। यानी कि 0 से t तक एक साइकिल है और t के बाद फिर वैसा ही एक वेव बनने जा रहा है जैसा कि 0 पे था। फिर से एक तरह से रिपीटेशन हो रहा है और फिर 2t के बाद भी फिर ये एक रिपीटेशन होगा। तो यानी कि देख रहे हो कि t के बाद फिर से हमारा वेव वैसे ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसी को 0 से t तक के वैल्यू के वेव फॉर्म को हम लोग कहते हैं एक साइकिल। ठीक, फिर ये साइकिल में बस यही था, एक कंप्लीट सेट पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू की हम लोग कहते हैं एक साइकिल। और फिर आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, यानी एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना समय लगा, उसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। जैसे कि इसी वेव में 0 से t सेकेंड तक एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, यानी एक पॉजिटिव निगेटिव का कंप्लीट सेट को ही हम लोग साइकिल कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, रिपीटेशन होने लगता है, फिर से टाइम t के बाद फिर से वैसे रिपीटेशन। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसी को कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम एक
साइकिल को जितना कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग कहते हैं एक टाइम पीरियड। फिर हमारा एक आता है फ्रीक्वेंसी। ये बहुत छोटे छोटे इसके वो हैं, क्या कहते हैं, वैल्यूज हैं। इसको देखिए, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि नंबर यानी एक सेकेंड में कितने साइकिल होते हैं उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है, यानी कि एक सेकेंड में वो 50 साइकिल्स उसके होते हैं। यानी एक सेकेंड में 50 बार ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से 50, ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से 50 बार होता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ हो जाता है 1/t। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला होता है F इजकल टू 1/t, यानी कि एक सेकेंड में कितने साइकिल्स वो कंप्लीट करता है उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, जैसे कि अगर हम लोग कहते हैं कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी जो है हमारी 50 हर्ट्ज है, तो क्या हम इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? तो फ्रीक्वेंसी इसी फॉर्मूले पे रख दो, F50 इजकल टू 1/t। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.02। इसका t का मतलब 0.02 हो गया कि जैसे कि ये एक साइकिल है पॉजिटिव से निगेटिव तक, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, और ये टाइम t कितना होगा? 0.02। फिर इसके बाद फिर ऐसे ही एक साइकिल बन जाएगी, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 0.04। इस तरीके से 50 साइकिलें होंगी। तो यानी तो एक सेकंड के अंदर हमें पता चल जाएगा एक सेकंड में इस तरह की 50 साइकिलें होंगी। बात समझ में आ रही है कि इस एक साइकिल जो है इसे 0.02 लगता है, यानी एक सेकंड में कितना लगेगा? 50। जैसे अमेरिका में हमारा होता है 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ कि 60 साइकिलें हो चलती हैं एक सेकंड में। इस तरह की पॉजिटिव नेगेटिव करके 60 साइकिलें चलती हैं अमेरिका में। इंडिया में 50 चलती हैं। तो हर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। इसी को हम लोग, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, एग्जैक्ट से कहते हैं। ठीक है, साइकिल के बारे में पता चल गया कि एक कंप्लीट सेट पॉजिटिव और नेगेटिव का उसे कहते हैं एक साइकिल। उस एक साइकिल को खत्म करने में कितना समय लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड, और एक सेकंड में कितने साइकिल चलते हैं उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये तीन चीज समझ में आई? साइकिल क्या होते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ये एक कंप्लीट सेट को करने में जितना समय लगता है उसे हम लोग कहते हैं एक साइकिल। पॉजिटिव नेगेटिव का जो एक कंप्लीट सेट होता है, उस एक कंप्लीट सेट को करने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड, और एक सेकंड में कितने साइकिल चलते हैं उसे कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आती है हमारी, वो आती है एवरेज वैल्यू। ये थोड़ा वो है। इसमें दो थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, एक होता है एवरेज वैल्यू और एक होता है हमारा आरएमएस वैल्यू। एवरेज वैल्यू किसे कहते हैं और आरएमएस वैल्यू किसे कहते हैं? देखो, एक चीज इसके पहले जान लो कि करंट आई को हम लोग कहते हैं, मैंने डीसी में पढ़ाया है,
चार्ज Q बाई टी नंबर ऑफ चार्ज पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने चार्जेस फ्लो करते हैं उसे हम लोग कहते हैं करंट। ये एवरेज करंट होता है, ठीक है। एवरेज करंट मतलब किसी एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे, मतलब 0 से लेके 10 सेकेंड तक के बीच में कितने चार्जेस फ्लो हुए ये हमें गिनना, तो ये होती है एवरेज वैल्यू। फिर एक आता है आई इंस्टेंटेनियस, कि अगर हमें ये पता लगाना कि दूसरे सेकंड में कि कितने करंट का चार्जेस फ्लो हो रहे हैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। एवरेज क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि 0 से 10 सेकंड। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, दूसरे सेकंड पे, तीसरे सेकंड पे कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसे पता लगाना। तो इसे किस तरह से पता करते हैं, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। डी क्यू बाई डी टी, ये चीज ध्यान रखिएगा कि आई एवरेज हम लोग कहते हैं किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे, और इंस्टेंटेनियस कहते हैं किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। ड्यूरेशन नहीं कि 0 से 10 सेकंड तक नहीं, 10वें सेकंड पे, ठीक। अच्छा, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, डी क्यू इजकल टू, इसे इक्वेशन 1 मान लो और इसे इक्वेशन 2 मान लो। डी क्यू को लिख सकते हैं आई इंटू डी टी, इस तरह से लिखा जा सकता है, आई इंटू डी टी। और आई इंस्टेंटेनियस को मैं आई रिप्रेजेंट कर रहा हूं अभी। अच्छा, इसी को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं डी क्यू को दोनों तरफ, आई इंटू डी टी लिखा जा सकता है। डी क्यू को इंटीग्रेट करें तो क्यू हो गया, और इसे लिखा जा सकता है आई इंटू डी टी, ठीक। ये चीज ध्यान रखना, आई इन डी। अब इसी इक्वेशन को, अगर ये इक्वेशन 3 है, इसी इक्वेशन को इक्वेशन 1 में रख दो, पुट इक्वेशन, ये किताब में नहीं दिया हुआ है, ये जरूरी है बताना, नहीं तो दिक्कत, आप लोग को परेशानी होगी। इक्वेशन 3 इन 1, ठीक। क्यों तीसरे इक्वेशन को उठा के पहले में रख दो, तो आई एवरेज वैल्यू कितनी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बाई में टाइम टी को मैं लिख सकता हूं 0 से टी तक इंटीग्रेट कर दे डी टी। इस फॉर्मूले को अगर समझ सकते हो समझ लो, नहीं तो याद कर सकते हो तो याद कर लो, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ये कहता है, इंपॉर्टेंट है ये बाद में एवरेज, ये हर किसी एवरेज वैल्यू में निकालने में आपको मदद करेगा, चाहे कोई भी एवरेज वैल्यू। ये कहता है अगर कोई भी क्वांटिटी अगर टाइम के साथ वेरी करती है तो उसका एवरेज यही होता है। लिख लो, अगर कोई भी क्वांटिटी टाइम के साथ वेरी करे तो एवरेज वैल्यू ऐसे निकालते हैं, मैं ऐसे निकालते हैं। चाहे कोई भी, सिर्फ करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वोल्टेज अगर कोई y है हमारा और ये फंक्शन है टाइम t का, तो y एवरेज की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी बाई में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये कोई भी फंक्शन हो, सिर्फ करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फंक्शन हो अगर वो टाइम t के साथ इस तरीके से वैरी करता है तो उसकी एवरेज वैल्यू यही होगी। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ठीक, अच्छा, आई एवरेज जो होता है इसको हम लोग ऐसे भी कभी कभी डिनोट कर देते हैं बार से, या कभी कभी इस तरीके से भी डिनोट करते हैं,
दोनों तरीके से डिनोट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, कभी कभी ऊपर बार लगा दिया जाता है और कभी कभी एक ब्रैकेट बना दिया जाता है। कुछ किताबों में बार लगाते हैं, कुछ किताबों में ब्रैकेट लगाते हैं। तो जैसा आपको सुविधा हो, जो भी किताब फॉलो करते हो वैसा देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मुझे आई एवरेज को अगर मैं बार लगाता हूँ तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 0 से t, मैं t तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ, आई डी टी बाय में इंटीग्रल 0 से t dt, यही होगा एवरेज का फॉर्मूला। चलिए अब हम लोग एवरेज निकालते हैं कि कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए अगर हमारा एक करंट है, करंट आई, वो वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये मान लीजिए हमारा एक करंट की वैल्यू है, करंट है, इस एक साइनसॉइडल करंट हमें दिया हुआ है, हमें इसकी क्या निकालना है। चलिए एक बार इसको मिटा दे रहे हैं ताकि शुरुआत से वो बाद में दिक्कत नहीं हो। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या लिखे थे, क्योंकि बाद में नीचे ना चला जाए। फिर से इसको मैं लिख दे रहा हूँ, वो बताने के लिए मैंने किया था। मान लीजिए कोई करंट आई है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। आई नॉट जिसके मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैंने पिछले क्लास में बताया था क्यों होती है साइन जब। ये मान लीजिए हमारा एक करंट है, हमें इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू ऑफ ए साइन वेव, क्योंकि साइन के साथ वैरी कर रहा है तो हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है साइन की। तो आई एवरेज का क्या फॉर्मूला था, मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या बार भी लगा सकता हूँ, जैसा चाहिए आप लोग। फॉर्मूला क्या था, आई इंटीग्रल ऑफ डी टी, 0 से t तक इंटीग्रेट कर दीजिए, एक टाइम पीरियड पे एवरेज निकाला जाता है, और 0 से t dt, ठीक। अच्छा, इसको वेव से अगर हम रिप्रेजेंट करना तो हम लोग कैसे करेंगे, करंट होगा आई, ये टाइम t होगा, और ये वेव कुछ इस तरीके से होगी। ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, आई नॉट, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस आई नॉट। ये पॉजिटिव, और टाइम पीरियड कितना है, t तक, ठीक है। तो इसे हम लोग 0 से इस पूरे एक वेव की हम लोग एक तरह से एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं 0 से t तक, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग निकालते हैं तो i की जगह हम लोग क्या देखते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा t इंटीग्रेशन 0 से t, और ये 0 से t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t, डिनोमिनेटर में यही रहेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, आई नॉट कांस्टेंट है भाई, पीक वैल्यू तो हमेशा एक ही रहेगी, एक वेव की पीक वैल्यू तो बदलेगी नहीं, तो आई नॉट जो एक तरह का कांस्टेंट हो गया, तो आई नॉट जो होगा बाहर चला जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, माइनस कॉस। और ओमेगा एक तरह का कांस्टेंट था, पहले लेक्चर में बताया था मैंने, ओमेगा क्या होता है, एक तरीके से एंगुलर स्पीड को बताया जाता है। स्पीड एक तरह की कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 0 से t तक। ये इंटीग्रेशन यहां से हटा दो, ये इंटीग्रेशन हट जाएगा क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन हो चुका है, और ये बाई में t, ठीक है। ये चीज इस तरीके से रहेगी भाई, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। ओमेगा एक तरह का कांस्टेंट रहता है, पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो ओमेगा स्पीड से घूमता है वो एक तरह से ओमेगा एक तरह का कांस्टेंट रहता है, तो ओमेगा एक तरह का कांस्टेंट हुआ, तो ओमेगा आ जाएगा नीचे और टाइम के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। फिर इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट बाय में ओमेगा टी, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ 0।
ठीक है। बेसिकली हम लोग आई नॉट साइन ओमेगा टी का हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन जिसको आता होगा वो कर लेगा आराम से। अच्छा, अब यहाँ आके हम लोग फंस रहे हैं कि इसके आगे अब क्या करें, इंटीग्रेशन तो हो गया, शायद कहीं आप लोग पढ़े हो कि ओमेगा होता है 2 पाई में टी, कहीं एसएचएम या फिजिक्स में कहीं पढ़े हो कि ओमेगा की वैल्यू जो होती है 2 पाई/टी, अगर नहीं पढ़े हो तो ध्यान रखिए इसे, या किसी एक टॉपिक में मैं इसको बता दूंगा कि ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/टी क्या होती है। ठीक है, अभी के लिए इसको ध्यान रखिए, या कहीं फिजिक्स में कहीं पढ़े हो, क्योंकि मुझे लग रहा है फिजिक्स में शायद आप इसे पढ़े हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी। ठीक है, इस ओमेगा को यहाँ पे रख दीजिए, एसएचएम में भी पढ़ाई होती, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई/टी। ठीक है, माइनस आई नॉट ओमेगा टी की जगह अब ओमेगा की जगह रख दीजिए आपको 2 पाई/टी माइनस आई नॉट बाय में ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ, ओमेगा की जगह क्या रखेंगे 2 पाई/टी इंटू टी, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, इधर 1 रख लो, ये 2 जैसे इस कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस आई नॉट ओमेगा टी बाय में कॉस ऑफ 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस आई नॉट बाय में ओमेगा टी 1 माइनस 1, ये क्या हो जाएगी 0, यानी कि हमारी एक एवरेज वैल्यू फुल साइकिल पे, ये एवरेज है फुल साइकिल पे, यानी पूरी एक साइनसॉइडल की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल पे क्या होती है 0, आई एवरेज एट फुल साइकिल। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि फुल साइकिल पे एवरेज वैल्यू 0 होती है। तो जनरली हम लोग जो एवरेज वैल्यू जो निकालते हैं, जो आप लोग 2 आई नॉट बाय पाई लिखते हैं, वो बेसिकली हाफ साइकिल की होती है। जैसे बहुत सी किताबों में लिखा रहता है एवरेज वैल्यू ऑफ ए साइनसॉइड 2 आई नॉट बाय पाई या 2 वी नॉट बाय टी या टी नहीं पाई, ये होती है बेसिकली हाफ साइकिल की। ठीक है, ये हाफ साइकिल की होती है। फुल साइकिल पे, यानी हाफ साइकिल का मतलब ये हो गया 0 से t फुल साइकिल है और 0 से t/2 ये होगी हाफ साइकिल, यानी सिर्फ इतना ही लेना है। पहले हम लोग क्या ले रहे थे, ये एरिया और प्लस ये एरिया, अब हम लोग कितना लेंगे 0 से t/2 तक का ही लेंगे, आगे बता रहे हैं। अभी तक हम लोग जो भी ले रहे थे 0 से t/2, ये भी एरिया ऊपर वाली पॉजिटिव वाली भी ले रहे थे और ये निगेटिव वाली भी ले रहे थे। अब हम लोग जो लेंगे सिर्फ एक ही लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाली भी लेंगे। आगे के देख रहे हैं, पहले हम लोग ले रहे थे फुल साइकिल का, अब हम लोग सिर्फ लेंगे इस हाफ, बस इतने ही का ही लेंगे। ये टाइम t फुल है और टाइम t/2, ये हाफ साइकिल। ठीक है, अब हम लोग इस हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालें, क्योंकि फुल साइकिल का साइनसॉइडल की फुल साइकिल की साइनसॉइडल की एवरेज वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है। तो आई अब एवरेज निकालेंगे हाफ साइकिल का, फिर वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे जो हमारा यूनिवर्सल एवरेज वाला फॉर्मूला है, 0 से ये आई ये dt हो जाएगा, और 0 से t की जगह जो हम लोग फुल साइकिल लिए थे, अब उसकी जगह हम लोग ले लेंगे हाफ साइकिल का 0 से t/2, और फिर हम लोग यहाँ लेंगे dt, इसको भी लेंगे 0 से t/2, क्योंकि अब हम लोग हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। ये बात आप एकदम से ध्यान रखिए, साइनसॉइडल अगर वेव है तो उसकी एवरेज वैल्यू फुल साइकिल पे 0 होती है। ठीक है, अब हम लोग एवरेज वैल्यू ले रहे हैं हाफ साइकिल के ऊपर। ठीक है, हम लोग देखते हैं, क्योंकि जनरली जो किताबों में दिया रहता है वो हाफ साइकिल का ही दिया रहता है, फुल साइकिल का नहीं दिया रहता। फुल साइकिल का बता दिया मैंने। तो फिर वही निकालिए, आई की जगह लिखिए 0 से t/2, आई की लिख सकते हैं आई नॉट साइन
ओमेगा टी और ये वैल्यू है t/2। यहाँ पे हम इसको कर दे रहे हैं इक्वल टू ये चीज अलग है। यहाँ से सीधे इधर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t/2। आई नॉट कॉन्स्टेंट है, आई नॉट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे, बिल्कुल फिर से वही गलती नहीं, आई नॉट बाहर हो जाएगा, आई नॉट का इंटीग्रेशन नहीं होगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी बाय में ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट है हमारा, और ये इंटीग्रेशन का हो सकता है 0 से t/2 तक, और ये आ जाएगा t/2, इसका इंटीग्रेशन t/2, ठीक है। आई नॉट ये आ जाएगा माइनस आई नॉट, माइनस बाहर निकाल लो, कॉस ऑफ ओमेगा t/2 माइनस कॉस ऑफ 0, और ये आ जाएगा बाय में ओमेगा इंटू t/2, ठीक है। ओमेगा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 2π/t, ठीक। ओमेगा की जगह ये रखो माइनस आई नॉट, ओमेगा की जगह रख देंगे 2π/t इंटू t/2, ब्रैकेट में कॉस की जगह लिख देंगे 2π/t इंटू t/2, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, सीधे सीधे रखो, ये 2 से ये 2 कटेगा, ये t से ये t कटेगा, ये 2 से ये 2 कटेगा, ये t से ये t कटेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस आई नॉट बाय में पाई, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, और ये हुआ -1, ये माइनस माइनस टू माइनस टू हो जाएगा, और ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2i0/पाई, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि आई एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल पे 2i0/पाई, ठीक है। यही चीज मैक्सिमम किताबों में दी रहती है, बेसिकली हाफ साइकिल। अगर इसी तरह से हम लोग v निकालें एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल पे, तो ये क्या होगा 2v0/पाई, ठीक है। ये डेरिवेशन आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि डेरिवेशन पूछता है। तो इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, इसको समरी में मैं लिख दे रहा हूं पूरी, क्या है कि आई, अगर आई टी है हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज है वीटी, का मतलब ये होता है कि वोल्टेज टाइम के रिस्पेक्ट में वैरी कर रहा है। ब्रैकेट में टी जो हम लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है वोल्टेज भी बदलता जा रहा है। इसका सिर्फ इतना मतलब है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई एवरेज था फुल साइकिल, क्या था, 0 था, और वैसे ही वी एवरेज क्या निकलेगा फुल साइकिल, 0। आई एवरेज होगा हाफ साइकिल, ये था 2i0/पाई, और v एवरेज हाफ साइकिल 2v0/पाई, ठीक है। और इसका वेव रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इतना काफी है। यही चीज अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू क्या होती है, और अभी एवरेज वैल्यू पे ही, अभी आरएमएस वैल्यू एक इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन देखते रहिएगा क्योंकि वो लगभग आधे घंटे का लेक्चर हो चुका है, इसके बाद साइज बढ़ जाएगी।
तो इसके बाद एक आरएमएस वैल्यू बतानी है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा। इसका डेराइवेशन भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि डेराइवेशन इंपॉर्टेंट है, कहीं डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। और बस इस लेक्चर को मैं यहीं अभी रोकता हूँ। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है आरएमएस वैल्यू, उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक, थैंक यू।